तो मैं उन प्लेयर्स को उनको ये कहूँगा कि अपने खेल के साथ तालीम को, ख़ास तौर पे फ़िज़िकल एजुकेशन, तालीम जिस्मानी, जो तमाम इन चीज़ों का निचोड़ है। Turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's gone in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जीएम क्रिकेट कोच चैनल के साथ ग़ुलाम मिर्ज़ा शेख। आज हम मौजूद हैं गवर्नमेंट फ़िज़िकल एजुकेशन कॉलेज कराची में, जहां पर आज हम जिस शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो किसी तारुफ़ और तारीफ़ के मोहताज नहीं है। एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हैं, बहुत ही हम्बल नए से उनकी हैबिट में सपोर्टिंग पर्सनैलिटी हैं। अच्छी लेवल पे क्रिकेट खेली, अभी एज़ अ प्रिंसिपल यहाँ काम कर रहे हैं। मोस्ट रिस्पेक्टेबल सर लाला अब्दुल वहीद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने भी हमें इस चैनल की तरफ से मौका दिया। ये सब बड़ों की दुआएं होती हैं, माँ बाप की दुआएं जिस इंसान के साथ होती हैं तो अल्लाह ताला उनको ज़रूर कामयाबी से हमकार करता है। हमने अपना कैरियर का आगाज़ रोड़ी शहर, जो आबाई हमारा घर है, वहाँ से स्टार्ट किया। तो वहाँ से हमारे टाइम पर एक प्ले ग्राउंड होता था जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नामी ग्रामी ग्राउंड था, उसका नाम गांगोटी ग्राउंड रोड़ी था, जिस पे हम लोगों ने अपनी क्रिकेट की स्ट्रगल वहाँ से स्टार्ट की, मड पे, मट्टी के ऊपर। उस टाइम पे मेरी एज जो थी वो तकरीबन समझ लें कि 14 साल थी कि हमने अपने करियर का आगाज़ किया और 9th क्लास का मैं स्टूडेंट्स रहा हूँ। बस फिर इसी तरह से हमारा मौक़िफ़ वहाँ से शुरू हुआ और अपनी जिस्मानी हिसाब से ये क्रिकेट को आगे लेके चले। जबकि मेरे ख़ानदान के अंदर फुटबॉलर, वॉलीबॉल, शूटिंग बॉल के ख़ानदान में मामू ब्रदर्स ये गेम खेलते हुए आए, और मैं उनसे अलग थलग क्रिकेट के अंदर रहा। तो क्रिकेट के अंदर रहकर इस स्ट्रगल को कंटिन्यू किया। ये गेम मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा साजगार था, जिसकी वजह से मुझे ये बेहतर लगता था। और अल्लाह ताला ने हमें जिस्मानी तौर पे काफ़ी चीज़ों से नवाजा, जिसकी फ़िटनेस ये थी कि उन दिनों के दौरान, क्योंकि हमारे इलाके के अंदर गर्मी शिद्दत से पड़ती थी, जो तकरीबन मिनिमम 42 से स्टार्ट और 52-53 तक जो है रोड़ी का टेम्परेचर रहता था। अगर तो रोड़ी सखर डिवीज़न के अंदर क्रिकेट का बड़ा अच्छा आगाज़ हुआ। वहाँ पे हम लोगों ने अपना नेट प्रैक्टिस का गांगोटी ग्राउंड के अंदर एक छोटा सा एरिया बनाकर पिच का, जिसको खुद ही विकेट को लेवल करके हमवार करके खेलते रहे और उसी पे क्रिकेट को आगाज़ करते हुए। तो वहाँ पे हमारे एक कुलीग दोस्त रहे हैं अतीक अहमद शेख, उनके बड़े भाई थे रफ़ीक अहमद शेख, जो का ताल्लुक़ वापडा के साथ, गुड्डू थर्मल के साथ था। वो हमारी टीम को फिनंशियली तौर पे सपोर्ट भी करते थे और उन्होंने काफ़ी हमारी टीम को आगे सपोर्ट भी करते रहे। इस तरह से वो खेलते खेलते स्ट्रगल करते करते रोड़ी शहर के अंदर तो एक्सपोजर इतने नहीं थे गेम के, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि सखर के अंदर
एक दो क्लब्स नेट प्रैक्टिस करती हैं, तो आप वहाँ पर जाकर अपने आप को थोड़ा सा शो करें, तो क्या पता आपका गेम आगे बढ़ जाए वर्क। तो इस तरह से हमारा करियर का रोड़ी के हिसाब से अपने स्ट्रगल का हुआ, जिसमें अपने ख़ानदान के अंदर कुछ मीन्स के सुननी भी पड़ती थी कि इतनी देर तक जो है आप गेम पे रहते हो, बाहर न कुछ करते हो न वगैरह। तो ये तो ज़ाहिर बात है, गेमों में बच्चों से ये चीज़ें होती थी वर्क। तो ये हमारा क्रिकेट का एक करियर का आगाज़ था वर्क। आपने फर्स्ट क्लास खेली, फिर पाकिस्तान की तरफ से साइड मैचेस भी खेले, तो आप क्या समझते हैं जो आप इंटरनेशनल लेवल पे कंटिन्यू पाकिस्तान के साथ ना रह सके? कोई फिज़िकली कमी थी या कोई सपोर्ट का मसला था? क्या वजूहत आपकी नज़र में कि आपने अच्छे लेवल तक क्रिकेट कंटिन्यू नहीं कर सके, जबकि आपने माजी में बड़े अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स रखे, बड़ी अचीवमेंट हासिल की? तो इसके बारे में आपका क्या कहना होगा? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है मुस्तशक साहब कि आपने अपने करियर के अंदर इतनी जद्दोजहद के बाद भी अपनी पाकिस्तान में या आगे की लेवल पे रिप्रेजेंटेशन जो है आगे क्यों नहीं बरकरार रखे और आगे क्यों नहीं चले? तो उसकी वजूहत इतनी ज़्यादा नहीं है। उसमें कुछ प्लेयर्स की अपनी खामियां होती हैं, जिसमें हम लोगों के टाइम पर तो हमने 82 से 83 से मैंने अंडर 19 सक्खर डिवीज़न की तरफ से पार्टिसिपेशन की। उसके बाद 83, 84, 85 का जो मेरा करियर था, एक पेटन ट्रॉफ़ी की सक्खर डिवीज़न की टीम बनती थी। तो सक्खर डिवीज़न में खैरपुर, नवाबशाह, शिकारपुर, लाड़काना, ये सारा एक सक्खर डिवीज़न कहलाता था। तो कंपटीशन हमारे प्लेयरों में काफ़ी होती थी। सिर्फ एक चीज़ की कमी रही कि जो वहाँ पे फुकदान था वो था प्ले ग्राउंड का। प्ले ग्राउंड जितने भी हम लोगों को कैरियर में ज़्यादा मिले, जो लोकलिटी के अंदर या वैसे भी मिले, वो हमें ज़्यादातर सीमेंटेड पिचेस मिलती थी। सीमेंटेड पिचेस की वजह से हमारा जो अपना गेम पेटन ट्रॉफ़ी, कादम ट्रॉफ़ी में जो टर्फ विकेट पे खेला जाता था, तो उस पर थोड़ी सी वायरेशन ये आती थी, जिसको हम कहते हैं कि उस पे सीमेंटेड पे मेहनत थोड़ी सी कम रहती थी और टर्फ विकेट के ऊपर मेहनत बहुत ज़्यादा चाहिए होती थी। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मौके आजकल के दौर के मुकाबले में नहीं थे। जो कोचेज़ अपने हिसाब से स्किल वर्क देते हैं, वो हिसाब किताब उस टाइम पर बहुत कम था। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी कैरियर के अंदर अच्छी खासी फतवात ली, मगर ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल हम लोग बहुत पीछे रहे। हमने 1987 के अंदर हैदराबाद न्याज स्टेडियम के अंदर मीर हैदर अली तालपुर की क़यादत में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जोन ए अगेंस्ट मैच एक खेले। ये हमारा एक सुनहरी दौर था, बड़ी अच्छी एक कंपटीशन थी और बहुत अच्छे क्रिकेटरों के साथ मुलाकातें भी हमारी रहीं इस इवेंट के हवाले से। तो काफ़ी अच्छा एक हमने मकाम हासिल किया था, जिसको ये न कहेंगे कि हम मायूस कुन रहे। ये हमारी करियर में मायूस कुन नहीं था, हमारी बेहतरी थी, तो यहाँ तक हुआ था। आपके दौर में बड़े तेज़ फास्ट बॉलर रहे जिनके साथ आपका खेलना भी हुआ, साथ भी खेले, और पाकिस्तान को जिन प्लेयर्स ने बड़ी मुद्दतों सर्व किया, उन प्लेयर में से कुछ नाम जो आपके साथ खेलते रहे ग्रेड 2 में, फर्स्ट क्लास में, तो उनको आप शामिल करना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत ही अच्छे मेरे एक दौर के बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर भी रहे हैं, फास्ट बॉलर भी रहे हैं और अच्छे ऑलराउंडर भी रहे हैं, बैट्समैन भी रहे हैं। पर मैं अपने फास्ट बॉलरों में बेहतरीन अगर फास्ट बॉलर अगर किसी को करार दूंगा तो उस टाइम पे लोको शेड रोड़ी के एक शफीक अब्बास होते थे, जिसकी आई थिंक कि हमारा जो शोएब अख्तर का जो रिकॉर्ड है वो उस टाइम पे उसने ब्रोकन कर चुका था। वो उसकी पीक टाइम पे ही ब्रोकन हो चुका था। उसकी स्पीड ये थी कि नेशनल हमारा जो म्यूनसिपल स्टेडियम सक्खर है, उसमें एक वेस्ट इंडीज़ की टीम मैच खेलने आई थी, तो उसको उन्होंने 12th मैन बनाकर रखा हुआ था। तो उसमें रिजवान भी थे, शफीक अब्बास लोको शेड से ताल्लुक़ रखते थे, रोड़ी के ये नज़दीक न्यूयॉर्क कॉलोनी के नियरेस्ट होता है। उसकी स्पीड से मैं बड़ा मुतासिर था। उसका राइट आर्म फास्ट बॉलर था, फॉलो थ्रू अप बहुत अच्छा था।
वो एक कैरियर में बहुत अच्छा रहा। फिर एक पन्नू अकिल का मंजूर उस्ताद मंजूर रहे हैं। इस तरह से फिर एक हमारे घोटकी के भी फास्ट बॉलर अच्छे रहे हैं। सक्खर के भी सिद्दीक खान बलोच अच्छे फास्ट बॉलरों में शुमार होते थे। फास्ट बॉलरों की कमी नहीं थी, सिर्फ फुकदान ये था कि अगर किसी की उस टाइम पर कोई हल्की फुल्की भी कोई अर्निंग की जॉब लग जाती थी तो वो अपने कैरियर के सिस्टम को थोड़ा सा कम कर जाता था वगैरह। आपके दौर में जो आपकी डिवीज़न के अच्छे प्लेयर थे वो कौन से प्लेयर थे जो आप समझते हैं कि नेशनल लेवल पर खेलने जैसे थे लेकिन कुछ वजूहात की वजह से रह गए, तो उनके नाम बताना चाहेंगे? ये भी बहुत अच्छा सवाल है हमारे इंटीरियर सिंध से ताल्लुक़ के हवाले से कि सक्खर डिवीज़न में मुझसे पहले अकील अहमद ये सराफा बाज़ार के नज़दीक एक जनरल स्टोर है जहाँ उनका कारोबार का सिस्टम रहा है। वो मुबीन क्रिकेट क्लब की तरफ से और शहीद अजीज़ बलोच क्रिकेट क्लब की तरफ से दोनों क्लबें जो थीं वो मरहूम मामा खुशी मोहम्मद कोच के अंडर में आती थी, तो वो उनके कप्तान भी रहे। वो भी श्रीलंका के ख़िलाफ़ 3 डे मैच खेल चुके हैं। इस तरह से इफ्तिखार साहब जो हैं इस वक्त वो भी मुबीन क्रिकेट में वो भी खेल चुके हैं और सीमेंट फैक्ट्री के भी क्रिकेटर रहे हैं। चौधरी ज़फ़र इकबाल रहे हैं, ज़फ़र गोगा रहे हैं। फिर हमारे उस दौरान जो है राशिद इकबाल भी रहे हैं, बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं। यूनुस खान रहे हैं, यूनुस खान इनका ताल्लुक़ रोडी सीमेंट फैक्ट्री से रहा था। सक्खर के अंदर तारिक जब्बार अच्छी क्रिकेट खेला है। आरिफ खान क्रिकेट बहुत अच्छी खेले हैं, विकेट कीपर रहे हैं आरिफ खान। आरिफ अमीन फास्ट बॉलर बड़े बेहतरीन राइट आर्म आउट स्विंगर बॉलर थे नेचुरली। उनका जो है रोडी शहर के अंदर ही रिहाइश पजीर हैं और वो बेड लक के इनके चांसेस मैं समझता था अपने कैरियर के अंदर कि ये हमारे वो प्लेयर थे कि ये हल्की सी थोड़ी सी क्लिक की वजह से ये अपना पाकिस्तान को अच्छे मकाम की तरह ये भी क्लिक कर जाते और अच्छे डिपार्टमेंट में ये खेल जाते। तो बस अल्लाह की तरफ से हम अब ये कहेंगे कि उस टाइम पर ये प्लेयर बहुत अच्छे रहे हैं। जकम्बाद से भी अच्छे प्लेयर रहे हैं, शिकापुर से भी अच्छे रहे हैं, बहुत क्रिकेटर नाइस रहे हैं, पन्नू अकिल से रहे हैं, घोटकी से रहे हैं। मगर ये कि वक्त के हिसाब से अपॉर्चुनिटी उस टाइम पे और मोटिवेशन क्रिकेट में लाने की हवाले से उस मकाम पे पहुंचाने के हवाले से हमारे टाइम पे ये ज़रा फुकदान रहा, जिसकी वजह से क्रिकेटरों में इस चीज़ की कमी रही है। आपके पसंदीदा प्लेयर कौन रहे और आपके कोच जिनके साथ आप खेलकर जिनसे बहुत कुछ सीखा तो कौन रहे आपके साथ? मैंने अपना कैरियर आपको शुरू में बताया था तारुफ के अंदर, तो मैंने अपना कैरियर तो गांगोडी ग्राउंड रोडी में स्टार्ट किया। तो रफ़ीक अहमद शेख साहब जिनका मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, इन लोगों ने मुझे अच्छी एक सपोर्ट की और मुझे एक मुबीन और शहीद अजीज़ बलोच क्रिकेट सक्खर के अंदर माइल किया कि वहाँ आप खेलें। तो वहाँ पे मामा खुशी मोहम्मद शेख मरहूम इस फोत हो चुके हैं, वो कोच थे हमारे। उन्होंने उससे मैं एक्सपायर ये हुआ कि जो भी हमारे लेटेस्ट कोच हैं स्किल से लेस हैं, जो आजकल स्किल्स के साथ भी मौजूद हैं, उनकी आजकल की जो स्किल हैं वो हमारे उस कोच के पास पुराने उस टाइम पर जो 81, 82, 83, 84, 85 ईयर्स के जो हम दौर की बात कर रहे हैं उसमें मौजूद थी। मगर कदर तब लगती है कोच की जब वो प्लेयर उस जगह से हट के अपने आप को निकाल देता है, तो तब उसकी कोच की कदर होती है। तो वो एक बेहतरीन कोच, इस जैसे कोच बहुत ही पाकिस्तान में कम पैदा होंगे। उसके अलावा मेरा सेकंड कोच कराची में ज़्यादातर मेरे मैचेस ज़्यादा पैटर्न ट्रॉफी के यहाँ पे भी होते थे, बख्तियारी यूथ सेंटर में होते थे, नेशनल स्टेडियम में होते थे, हैदराबाद स्टेडियम में। तो मुझे हारून रशीद साहब जो है नेशनल स्टेडियम में 2-3 मरतबा कोचिंग कैंप के अंदर काफ़ी सपोर्ट की है उन्होंने वहाँ पे भी, और सक्खर म्यूनसिपल स्टेडियम में भी रही है। बाकी जो क्रिकेटर मेरे साथ खेले हैं उसमें बासित अली मेरे साथ खेला है, अपना ज़फ़र अमन जिसको हम ZA स्पोर्ट्स के नाम से भी शाप पहचानते हैं, तो वो ज़फ़र अहमद ख़ान जो कराची क्रिकेट एसोसिएशन के वो हैं, वो भी अच्छे रहे हैं। इस तरह हैदराबाद के क्रिकेटर साजिद खान बहुत अच्छे रहे हैं, मरहूम फोत हो गए हैं। हफीज़ुर रहमान कट्टा वो भी अच्छे रहे हैं क्रिकेटर। मगर पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से जो बेस्ट रहे हैं उनमें हमारे कासिम उमर
वो भी मेरे साथ आइडियल खेले हैं। और कासिम उमर के साथ साजिद खान जिनका ताल्लुक़ नेशनल बैंक से भी रहा है, फिर उन्हें हबीब बैंक को भी रिप्रेजेंट किया था, ओपनर भी रहे पाकिस्तानी, उनसे भी रहा। इकबाल कासिम के साथ भी मैं खेल चुका हूं, जो पाकिस्तान को कोचिंग के हवाले से रिप्रेजेंट कर चुके हैं। जलालुद्दीन मेरे साथ अटैक कर चुका है, साथ में बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं। अजीम हफीज़ साथ मेरे साथ खेले हुए हैं। और इस तरह से काफ़ी क्रिकेटर हैं जो मेरे दौर, ये मेरा दौर 80s का दौर था, जो हम लोग 81 से लेके 88 तक अपने करियर के अंदर इन पिलरों के साथ मेरा वक्त अच्छा गुजरा है। माशाल्लाह, आपने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली। और क्रिकेटर्स और स्पोर्ट्समैन वालों के लिए कहा जाता है कि वो एजुकेशन की तरफ कम रहते हैं। तो माशाल्लाह आपने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली, उसके बाद आप प्रिंसिपल की हैसियत से काम कर रहे हैं इतनी पोस्ट पर। तो आप फिज़िकल एजुकेशन में कैसे आए, आपको किसने इंस्पायर किया? और बहुत प्लेयर्स क्योंकि कम एजुकेशन में आते हैं, तो आपने फ़िज़िकल एजुकेशन में डिग्री की, कब की, कहाँ से की और किससे इंस्पायर हुए या किसने आपको शौक़ दिलाया? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। यही चीज़ हमारे पाकिस्तान के अंदर तमाम, सिर्फ क्रिकेट नहीं, तमाम स्पोर्ट्स के उन खिलाड़ियों को मैं इस चैनल के तवज्जो से पैगाम दूंगा कि अपने साथ खेल के साथ, खेल को इबादत समझ के खेलें, उसके साथ अपनी दीन की इबादत कभी न भूलें। माँ बाप की दुआएं लेते रहें, मगर हर खेल, हर स्टेप जो है वो बगैर फाइनेंशियली तौर पे अर्निंग के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता प्लेयर। क्योंकि आजकल का दौर और उस ज़माने का भी दौर यही था कि उसमें हल्की फुल्की जब तक आपको अर्निंग नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो मैं अपने कैरियर के अंदर जब खेलता रहा तो मैंने अपना कैरियर में शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर को रिप्रेजेंट किया। वहाँ पे मैंने एमएससी फिज़िक्स के अंदर हासिल की, तो वहाँ पे कप्तान रहा 5 साल। तो मैंने अपनी पढ़ाई उस टाइम पे भी नहीं छोड़ी। फिर उसके बाद मेरे कज़न हैं डॉक्टर अख्तर आदिल शाह साहब, जिनका ताल्लुक़ यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरों से रहा है। वो वहाँ पे सेंटर फॉर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। इस वक्त वो अमेरिका शिफ्टेड हैं, रिटायर्ड हैं। वो हमारे समझ लें कि कज़न भी लगते हैं। तो वो सक्खर डिवीज़न आए हुए थे, तो हमारी घर पे उनकी मुलाकात होती रहती थी। तो उन्होंने मुझे माइल किया कि आप इतना अच्छा स्पोर्ट्स करते हो, जिसमें आपको वॉलीबॉल भी आता है, क्रिकेट भी आता है, बैडमिंटन भी आता है, और क्रिकेट में आपने इतना फोकस किया, आप कोशिश करो कि इसके साथ फ़िज़िकल एजुकेशन का कोर्स करो। तो मैंने उनको बोला कि ये क्या होता है। तो उन्होंने फिर मुझे सारा कुछ बताया कि फ़िज़िकल एजुकेशन तालीम जिस्मानी का एक कोर्स है। इसके अंदर BHPED और MHPED उस टाइम पर 92, 93, 94, 95, 96 तक होती रही। उसके बाद फिर ये सेंटर आगे चल के BS की तरफ चलता रहा, मगर ये 2-3 साल और भी रहा। तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये कोर्स कर लो कि तुम्हारा फिर चांस जो है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, या PIA डिपार्टमेंट है, या पाकिस्तान रेलवे है, या अदर कंट्रीज़ में है, तो उसमें आपको बैचलर ऑफ हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन, ये 1 ईयर कोर्स होता था उस टाइम पर, और मास्टर ऑफ हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन ये भी 1 ईयर कोर्स होता था। आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद ये कोर्स करना पड़ता था, और सेकंड डिवीज़न मस्ट होनी चाहिए BA BSc BCom के अंदर, तो ये कोर्स होता। तो उन्होंने मुझे ये थोड़ा सा अपने अवेयरेंस दी कि ये फ़िज़िकल एजुकेशन को इस तरह से लें तो फिर आपको आगे भी कामयाबी मिलेगी, और फिर इस तरह से तुम आगे बहुत अच्छी चीज़ पकड़ सकते हो। तो वो हमारे कज़न की कहना था, और हमने फिर अपना 1-2 साल के बाद सोच समझ के फिर अपने कैरियर को सक्खर डिवीज़न से निकाल के हमने BHPED 1994 और 95 में BHPED किया, और 95-96 में हमने मास्टर ऑफ हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन किया। तो इसी में ही सिंध पब्लिक कमीशन की जगहें आ गई, डायरेक्टर फ़िज़िकल एजुकेशन BPS 16 की, और फिर बाद में ये 17 जिसका मास्टर होता है। तो उसमें मास्टर ऑफ हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन उनकी डिमांड होती थी, उसमें सिर्फ डायरेक्ट उस कमीशन के अंदर रिटन टेस्ट नहीं होते थे, डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जाता था, और खिलाड़ी को बहुत बड़ा एडवांटेज होता था, प्लस पॉइंट होता था कि अगर वो खिलाड़ी है किसी भी गेम का, अगर उसके पास ये कोर्सेस हुआ तो उसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि वो कज़न का हमें समझाना था और हमने ये कोर्स करना था। 96 में कमीशन में अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी से हम करार किया, और हम लोग 17 ग्रेड के अंदर डायरेक्टर फ़िज़िकल एजुकेशन
पहली पोस्टिंग मैंने अपने नेटिव प्लेस रोड़ी शहर के अंदर अता हुसैन शाह मुस्वी डिग्री कॉलेज के अंदर एज डायरेक्टर फिज़िकल एजुकेशन ज्वाइन किया और वहाँ से अपना जॉब का करियर स्टार्ट किया हुआ। अभी जो फर्दर प्लेयर आ रहे हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि फ़िज़िकल एजुकेशन में आएँ और उससे कितने फ़वाइद उनको हासिल होंगे? इस हवाले से उन प्लेयर्स को या और लर्नर्स को क्या मैसेज जाएगा आपका? ये भी वही सवाल से कनेक्टेड है कि जितने भी आजकल हमारे प्लेयर्स हैं उनके लिए मेरा ये पैगाम भी है और मेरी एक सजेशन भी है और मेरी एक समझ लें कि बहुत ही ज़्यादा गुजारिश भी है कि प्लेयर्स जितने भी हैं वो अपने आप को लाइन ऑफ डायरेक्शन सही सिमत इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पे आजकल के दौर में बहुत बड़ी कंपटीशन है, जॉब्स की बड़ी फुकदान है, मगर हमारी फील्ड के अंदर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि फ़िज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर तमाम स्कूल साइड पे फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर, जिसको हम पीईटी टीचर कहते हैं, वो सिंध के अंदर सीट्स खाली पड़ी हैं। अनट्रेंड हमारे पास लोग बैठे हुए हैं, ट्रेंड नहीं है, सीटें खाली हैं। इस तरह से डायरेक्टर फिज़िकल एजुकेशन कॉलेजों के अंदर मैक्सिमम हमारी कॉलेज की जो कैपेसिटी है सिंध के अंदर वो नियरेस्ट अबाउट मिलाकर प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर मिलाकर 400 के नज़दीक है। तो उस पर हम लोग जो हैं कोई तकरीबन 180 या 185 के करीब डायरेक्टर फिज़िकल एजुकेशन सिंध में काम कर रहे हैं। तो मैं उन प्लेयर्स को उनको ये कहूँगा कि अपने खेल के साथ तालीम को, ख़ास तौर पे फ़िज़िकल एजुकेशन तालीम जिस्मानी, जो तमाम इन चीज़ों का निचोड़ है, जो जितने भी प्लेयर हैं फ़ॉरेन के अंदर वो फ़िज़िकल एजुकेशन के तमाम जुज़ को, एलिमेंट्स को पहचानते हैं। और फ़िज़िकल एजुकेशन एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त वास्ट फील्ड है और ये साइंस, सोशल साइंस के अंदर शुमार होता है। इसमें साइंस के एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है, हेल्थ एजुकेशन है, रूल्स ऑफ गेम्स सब्जेक्ट है, हेल्थ एजुकेशन के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन फ़िज़िकल एजुकेशन है, ओलंपिक रिक्रिएटिव स्पोर्ट्स है, कैंसरोलॉजी है, इस तरह ओलंपिक मूवमेंट है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है। तो ये सब्जेक्ट जब वो प्लेयर्स पढ़ेगा तो अपने उसके साथ जो उसके प्रैक्टिकल्स होते रहेंगे तो वो नो डाउट फिज़िकली तौर पे जितना वो स्ट्रांग होगा तो वो जब ये अपने टाइम पीरियड पे सही एज के ऊपर क्लिक करेगा, इसको कनेक्ट करेगा और इसको अपनाएगा तो नो डाउट वो इसमें अच्छा खासा एक रिकॉर्ड काम कर सकता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वो डिवीज़न फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास जो भी है अच्छी हासिल कर सकता है। तो उसमें उसके चांसेस ज़्यादा हैं जॉब करने के। प्राइवेट सेक्टर फ़िज़िकल एजुकेशन को बहुत बड़ी अहमियत देता है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध पाकिस्तान भी फ़िज़िकल एजुकेशन तालीम जिस्मानी को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देती है। तो इस लिहाज से जो है हम कहेंगे कि इसको प्लेयर्स बढ़ चढ़ कर फ़िज़िकल एजुकेशन की तालीम को हासिल करें, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर कॉलेजों में मौजूद हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हों। हमारी शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर भी करवा रही है, सखर के अंदर फ़िज़िकल कॉलेज है, शिकापुर रोड पे वो भी करवा रहा है। इस तरह से यूनिवर्सिटी सिंध जामशोरो में मौजूद है, IBA सखर का जो इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसके बानी निसार अहमद सिद्दीकी साहब मरहूम रहे हैं, उनके सेक्टर पे भी ये फ़िज़िकल एजुकेशन का शोबा जो है ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स एंड साइंस डिपार्टमेंट, उन्होंने MSc के फ़िज़िकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट के नाम पर खोला हुआ है। उसमें भी हमारे शागिर्द जो हैं, बच्चे जो हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जितना हो सके प्लेयर्स अपने आप को माइल करे, उसमें अपने आप को पहुँचा कर और उसको हासिल करे तो उसको जॉब के अर्निंग के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और वो किसी का आगे मोहताज नहीं रहेगा और अपनी अर्निंग खुद हासिल कर सकता है। इसमें सर एक मसला ये होता है कि जैसे एजुकेशन के हवाले से जो भी इवेंट्स होते हैं, गाला का हो, एजुकेशन का हो, बोर्ड का हो, यूनिवर्सिटी का हो, उसमें जो लड़के पार्टिसिपेट्स करते हैं, प्लेयर्स आते हैं, उन प्लेयर्स को मुआवजा बहुत कम मिलता है। तो उसमें आप किसी इदारों से कोई रिक्वेस्ट करेंगे या जो PCB है वो इसमें इन्वॉल्व हो, वो जो एजुकेशन के इवेंट्स होते हैं उनको वो संभाले, थोड़ी नज़रसानी करे ताकि उसमें पैसे भी प्लेयर्स को मिले, फैसिलिटीज़ थोड़ी अच्छी प्रोवाइड की जाएं, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, हर जगह पे कहीं ना कहीं लेक ऑफ कम्युनिकेशन रहती है। वरना
क्या होता है कि जो स्पोर्ट्स गाला होता है वो कभी HEC ऑर्गेनाइज करती है, कभी एक यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करती है, तो स्पोर्ट्स गाला 5, 10, 12 गेमों पे मुश्तमिल मौजूद होता है। वर नो डाउट के PCB हमारे टाइम पर और आज के टाइम पर बहुत बड़ी एक गैप की वजह से जो हमने अपनी इस कैरियर पे जजमेंट लिए, PCP बहुत अच्छी एक चीज़ें फराहम कर रही है, इंसेंटिव दे रही है जो हमारे टाइम पे नहीं मौजूद थे। और उस टाइम पे PCP का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही समझ लें कि पुअर था, मगर उन्होंने दिन ब दिन अपना एक अचीव किया। तो मैं गाला वालों को, और ये जो यूनिवर्सिटी के हवाले से आपका सवाल है कि इसमें जो मुआवजा बच्चों को कम दिया जाता है, मगर मुआवजा एजुकेशन डिपार्टमेंट या गाला वाला जो भी डिपार्टमेंट कराता है या PCB के नज़रसानी में जो आपने कहा, इस तरह नहीं है। ये तमाम मुआवजे जो हैं पेपर वर्क में बेहतरीन बनते हैं। ट्रायल्स कंडक्ट होने के भी पेमेंट दी जाती है, उसके लिए टेक्निकल हिंट्स डायरेक्टर फिज़िकल एजुकेशन हो या कंसर्ट एथलेटिक्स का हो रहा हो या हॉकी का हो रहा हो या बैडमिंटन का हो रहा हो, तो उसमें से प्रॉपर उसी को स्किल्स में बुलाते हैं जो उसकी डिप्थ में और ज़्यादातर नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे खेला हुआ हो। और अगर वो एजुकेशन से ताल्लुक़ रखता है जॉब में, तो पहली टॉप प्रायोरिटी उसी को दी जाती है, उसके बाद नहीं तो वो प्राइवेट सेक्टर को बुलवाकर और उससे कंडक्ट करवाते हैं। तो ये उनकी मशावरत के साथ एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं कि एक्सपेंडिचर में शो किया हुआ होता है कि आपको ट्रायल में इतनी सी पेमेंट रखनी है, और ट्रायल आफ्टर के बाद एक कैंप मुकर्रर होता है जिसमें कम्युनिकेशन बनती है प्लेयर्स की आपस में, उसके पेमेंट होती है। वो मिनिमम जो है मुकर्रर किया हुआ है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पॉलिसी के अंदर कि आपको 10 डेज़ से कम कोई भी आपको कैंप नहीं लगाना है, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कराटे हो, जूडो हो, XYZ जो भी पाकिस्तान में गेम होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फ़िज़िकल फ़िटनेस की पूरी चीज़ जो है प्लेयर्स को पता चलती है, कोच उसको स्किल वर्क लेटेस्ट वर्क से बताते हैं। अब रही वही बात कि प्लेयर्स को वो चीज़ नहीं मिलती जो उसको रिगार्ड मिलना चाहिए। मिसाल की बात है, कैंप में आया तो उसको खाना पीना या जूसेस या वो उसकी रेजिडेंसी, मिसाल की बात है कराची में कैंप लगा और प्लेयर एक सेलेक्ट हुआ है घोटकी साइड सा। अब घोटकी वाला जो प्लेयर आकर यहाँ पे रिहाइश कर रहा है, रिहाइश उन्होंने दिलवा दी है, मगर उसको वो फैसिलिटीज़ खाना पीना कैंप के अंदर वहाँ वो चीज़ें अगर प्रोवाइड नहीं होंगी तो वो उससे क्या होगा कि वो प्लेयर डिसहर्ट हो जाएगा। एक दफ़ा खेल जाएगा, सेकंड टाइम वो अपनी जो अपीयरेंस है उसको पीछे रख देगा, क्योंकि फिर यही बात हमारे माशरे में फैलेगी कि ये जो गाला हुआ इसमें तो हमारे बच्चों को सेहत के हवाले से, हाइजीन के हवाले से, अवेयरेंस के हवाले से, उनको खाने तक के हवाले से कोई कुछ नहीं पूछता, तो हम क्यों बच्चों को वहाँ पे अपीयरेंस में वहाँ उस जगह पर पहुँचाएँ। तो ये चीज़ें, बाकी हम इस चीज़ में ये कह सकता हूँ मैं इस सवाल के कनेक्टर से कि यूनिवर्सिटी या डायरेक्टोरेट कॉलेजेस या आपका PCB एनी XYZ ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, उसको जब भी इस किस्म का कोई गेम ऑर्गेनाइज करने हो तो सबसे पहले उनका ख़ास तौर पे जो फिनंशियली तौर पे सिस्टम है और उनका जो भी एक्सपेंडिचर है, कैंप और उनका TA DA आने जाने का किराया और उनकी रिहाइश का, उनकी ये चीज़ों, उसको मद्देनज़र टॉप प्रायोरिटी पे सबसे पहली उसको टॉप प्रायोरिटी नहीं तो इसको बॉटम में रखते हैं कि ये किसी के ऊपर हवाले करेंगे, वहाँ से स्पॉन्सर मिल जाएगा तो वो कवर अप हो जाएगा। ऐसा है ही नहीं। वक्त के हिसाब से स्पॉन्सर कभी कवर अप नहीं करते हैं, कभी कवर अप कर लेते हैं। तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो अपना एक्सपेंडिचर पहले इन राइटिंग के साथ साथ अपना इन हैंड कर लें, उसके बाद इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे तो ये बहुत अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन अचीवमेंट, अच्छी चीज़ बनाकर और गाला को भी अच्छा एक रुख बनाकर देखते हुए। रिसेंटली एक नेशनल हुआ है नेटबॉल के हवाले से, वो हुआ है कोटा के अंदर। तो उसमें हमारे मकबूल आरई साहब हैं, उन्होंने अपने ओन अखराजात के साथ, जबकि वो पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, कोटा के अंदर ऑर्गेनाइज़ हुआ। जगह बहुत अच्छी थी, हर चीज़ें बेहतर मिली, रिहाइश भी अच्छी मिली। उन्होंने अपने
अंडर में, क्योंकि उनका फिज़िकली एजुकेशन से ताल्लुक़ रहा है, उनका ख़ानदानी रहा है, तो उन्होंने बच्चों को सफरी सिस्टम भी बहुत अच्छा करके दे दिया और आने जाने में उनको हर चीज़ प्रोवाइड करके दी। उनको डीए, डेली अलाउंस जिसको कहते हैं, वो भी अच्छा दिया। तो वो वापस आने के बाद उनके जितने भी बच्चे हैं जो हमारे कॉलेजों से पढ़कर निकले हैं या मुख्तलिफ़ जगहों पे अभी काम कर रहे हैं, तो वो अच्छे अल्फाजों में अपने घर वालों को, अपने दोस्त अहबाब को बताते हैं कि हमें इस गेम के अंदर, इस गाला के अंदर या इस स्पोर्ट्स के अंदर अच्छी चीज़ें मिली। जैसे अभी लेटेस्ट होने वाला है इस्लामाबाद के अंदर एक गाला जो यूनिवर्सिटीज़ के माबेन होता है, इसको गाला कहते हैं। गाला में एथलेटिक्स, हॉकी, हैंडबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट को उन्होंने अलग किया हुआ इस गाला से। ये तमाम गेमें इस्लामाबाद में होने वाली हैं। तो मेरी गुजारिश होगी कि जो भी इनके ट्रायल मुनक़िद करता जा रहा है, XYZ जो भी यूनिवर्सिटी हैं, सिंध से, पंजाब से जो भी हैं, वो बराए मेहरबानी सबसे ज़्यादा ये जिसके लिए किया जा रहा है वो हैं प्लेयर्स। तो खुदारा आप प्लेयर्स को हर चीज़ प्रोवाइड करें, प्लेयर की फ़िज़िकली तौर पे इसको स्ट्रांग करें, मोरली साइकोलॉजी तौर पे इसको स्ट्रांग करें, फिनेंशियली तौर इसको स्ट्रांग करेंगे तो वो प्लेयर आपके यूनिवर्सिटी के लिए, आपके इदारे के लिए अपनी जान लड़ाएगा और आपको अच्छी एक विक्ट्री स्टैंड तक पहुंचाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों के ऊपर लाजमी जो है ना आप इस पर अमल करें। अच्छा सर, आखिर में मेरा यही सवाल होगा कि एज ए प्रिंसिपल आप क्या समझते हैं कि ये कोर्स हमारे इन बच्चों के लिए या प्लेयर्स के लिए कितना अहमियत का हामिल है और इनको कितना ये सपोर्ट करेगा जॉब के लिए या अर्निंग के लिए कि इस कोर्स के बाद वो अपने आप को थोड़ा बहुत स्टेबल कर सकें? बहुत अच्छा सवाल पूछा है हमारे मुर्तज़ा भाई ने, और माशाल्लाह ये भी हमारे एंकर जो हैं अच्छी लेवल पे इस स्टेज से गुज़रे हैं और इनके पास भी फ़िज़िकल एजुकेशन की बहुत बड़ी एक डिग्री मौजूद है। मैं तमाम इस चैनल की फिर दोबारा बखसूस से कहूँगा तमाम प्लेयर्स को, तमाम नौजवान को, मेल फीमेल जो घरों में बैठे हुए हैं, इस अवेयरनेस के साथ कि फ़िज़िकल एजुकेशन तालीम जो है वो सिर्फ पीटी नहीं है कि हाथ फैलाना या सुबह की असेंबली कंडक्ट करना, ये सिर्फ उसका नाम नहीं है। ये बहुत बड़ी वर्ल्ड में बड़ी फील्ड कहलाती जाती है। अमेरिका के अंदर, जर्मनी के अंदर, इसका बरतानिया के अंदर, जापान के अंदर, चीन के अंदर बहुत बड़ी फ़िज़िकल एजुकेशन को अहमियत हासिल है। इससे मुंसलिक मैं पाकिस्तान के लिए, अपने इदारे के लिए ये कहूँगा कि इसकी अवेयरनेस जो है आप फ़िज़िकल एजुकेशन के किसी भी वेबसाइट पे, जो अगर बच्चे जहाँ भी वो दाखिला लेना चाहें तो उनका एक गवर्नमेंट सेक्टर होता है। उसमें गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हमारे पास सिंध के अंदर 2 गवर्नमेंट के कॉलेज हैं। एक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, जिसमें मैं यहाँ पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ, और एक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन सक्खर के अंदर मौजूद है। बाकी यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये फ़िज़िकल एजुकेशन की कोर्स, स्पोर्ट्स, MSc स्पोर्ट्स के हवाले से कराए जाते हैं। मगर गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर और यूनिवर्सिटी के अंदर से सिर्फ डिफरेंस छोटा सा ये है कि उनकी फ़ीसेस जो है हमारे उस मुताबिक, बच्चों के मुताबिक थोड़े से ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कॉलेज साइड पे सिर्फ सालाना फ़ीस मुकर्रर की होती है, और सालाना फ़ीस के अंदर जो है ये तमाम कोर्सेज़ जो हैं हमारे पास इंटर पास करने के बाद बच्चा डिप्लोमा फ़िज़िकल एजुकेशन 1 ईयर प्रोग्राम कर सकता है। इस पे कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से भी, और हमारी भी कोशिश जारी है। इंशाल्लाह ताला 2-4 महीने 6 महीने के अंदर हमारा मैट्रिक बेस के अंदर ये 2 साल में मैट्रिक बेस पे दाखिला होगा, और इसको पार्ट 1 पार्ट 2 डिप्लोमा फ़िज़िकल एजुकेशन इक्वल टू इंटर पास के बुनियाद पे कर दिया जाएगा। तो इसकी अवेयरनेस से ये होगा कि फ़िज़िकल एजुकेशन की जितनी भी आपकी गेमें हैं वो इसमें एक सब्जेक्ट के अंदर मुश्तमिल हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के अलग हैं। सेकंड कोर्स है बैचलर ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन, जो ग्रेजुएशन BA BSc BCom के बाद दाखिला होता है, और वो मिनिमम डिग्री जो है, मिनिमम जो उसके अंदर परसेंटेज है स्टूडेंट की, वो 45 होना लाजमी है। वो भी 1 ईयर प्रोग्राम है, वो भी बेहतरीन 1 ईयर एनुअल एग्जामिनेशन की तरह मुश्तमिल है। तीसरा कोर्स है मास्टर ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन, ये वो है सेमेस्टर बेस के ऊपर, जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक ख़त्म हो जाता है।
इन तीनों कोर्स करने के साथ कोई भी खिलाड़ी ये कोर्स करने के बाद अपने आप को कभी भी इस फील्ड के अंदर अपने आप को अकेला नहीं पाएगा। वजह उसकी यही है कि वो किसी भी, जब तक सरकारी जॉब्स उसको मिलती है उसमें वेट होता है, क्योंकि सरकारी जॉब्स के लिए कुछ वेट करना पड़ता है। जगहें जब वेकेंट होती हैं तो फिर सिंध पुलिस कमीशन उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट लिख कर भेजता है तो वो अनाउंस करती हैं। इस तरह स्कूल साइड से भी सेम प्रोसीजर होता है, तो उसको पब्लिक कमीशन को नहीं लिखते मगर वो अपने डायरेक्टर को भेजते हैं, फिर डायरेक्टर टाउन लेवल पे मंगा कर उनकी से नहीं और उसको फिर अपॉइंटमेंट का वो ही लेता है। तो जिसके पास ये डिप्लोमा बीपीएड मास्टर किया हुआ होगा तो वो स्कूल साइड पे सिर्फ इंटरव्यू पे ही उसको पिक कर लेंगे, वो डायरेक्ट उसको 14वां स्केल गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर मिल जाएगा। इन तीनों डिग्री में से एक डिग्री भी की होगी तो वो हासिल कर सकता है। तो मैं तमाम बच्चों से, उन प्लेयर्स के दोबारा ये कहूँगा कि आप मेहरबानी करके फ़िज़िकल एजुकेशन की अवेयरनेस को अच्छे तरीके से समझें, गूगल को सर्च करें कि फ़िज़िकल एजुकेशन है क्या, तो आपको उसमें तमाम सब्जेक्ट्स के नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये पूरे पाकिस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर फ़िज़िकल एजुकेशन को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अभी देखिए रिसेंटली जो T20 वर्ल्ड कप का मैच फाइनल खेला गया है, सेमीफाइनल खेला गया है या राउंड मैचेस खेले गए हैं, टीम वही अब आ सकती है जिसकी अपनी बहुत ज़्यादा ज़हनी जिस्मानी ग्रिप रही हो और उसका डाइट प्लान, फिज़िकल फिटनेस जिसका हाईएस्ट स्ट्रांग रहेगा वो अपनी कामयाबी समेटेगा। क्योंकि ये खेल रेजिस्टेंस पावर्स भी बढ़ाता है, साइकोलॉजी तौर पे प्लेयर्स को स्ट्रांग करता है, फिज़िकली लोअर लिम्ब को अपर लिम्ब को बड़ा स्ट्रांग करता है। तो इस T20 वर्ल्ड कप से मैंने कंपेयर किया तो ये लगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो ये वर्ल्ड कप T20 का जीती है और हमारी पाकिस्तान की टीम ने भी बहुत ही हाईएस्ट परफॉर्मेंस दी है, जो वर्ल्ड में मेरे कैरियर के हिसाब से ये हाईएस्ट परफॉर्मेंस थी, जो अनबीटन अपने लीग मैच में कोई राउंड हारे और सेमीफाइनल तक पहुंची। बेड लक होता है, हार जीत एक टीम का हिस्सा है, ये होता रहता है, परफॉर्मेंस अच्छी देनी चाहिए। तो फिज़िकल फिटनेस के हवाले से आपको दोबारा यही कहेंगे कि आप अपनी नियरेस्ट उस कोच के पास जाएं जिसके पास उस गेम की बहुत बड़ी नॉलेज हो, ग्रिप हो और वो उस कोर्स का एक अच्छा खासा महारत जिसको स्किल कहते हैं किया हुआ हो, तो उसके पास जाकर अपने बैडमिंटन हो, बास्केटबॉल हो, एनी गेम हो, क्रिकेट भी, वो उसके पास कोच के पास जाएं लर्निंग के लिए, उस एकेडमी में जाएं, उस क्लब के पास जाएं जो प्रॉपर वे में पीसीबी के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या एनालिसिस अच्छा रहा हो, उसकी आई जजमेंट कंट्रोल बहुत अच्छा रहा हो, तो उसके पास प्रॉपर वे में जाएंगे तो आप उससे कुछ न कुछ अच्छा ही सीखेंगे। अगर आप रिकॉर्डेड कोर्सेज किए हुए कोच के पास जाएंगे जिनके पास अपना कोच एक लिटरेचर मवाद के तहत पढ़ा हुआ और आगे वो ग्राउंड में चलाएगा, तो वो कोच टेम्पररी अपनी कामयाबी हासिल करता है मगर वो लाइफ में जो उसकी अचीवमेंट हासिल करनी चाहिए कंटिन्यूस में, वो उसमें फेल हो जाता है। तो लिहाजा मैं तमाम व्यूअर्स को अपनी तरफ से यही कहूँगा कि मैं अगर इस स्टेज पे बैठा हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे इस स्टेज पे पहुँचाया है तो उसकी पहली वजह मैंने आपको बताया, माँ बाप की दुआएं, दीन का हाथ दामन नहीं छोड़ना है, अपनी फ़िटनेस जारी रखनी है। मेरी एज भी 56 साल 57 साल मेरा एज का तकाजा चल रहा है, तो ये सब अल्लाह की तरफ से फ़िटनेस के ऊपर होता कि हमारे जो कोचेस थे उन्होंने हमें न्यूट्रिशन, डाइट प्लान और एक वीकली प्लान ऐसा दिया हुआ था जो आज तक हमने ज़िंदगी में अपनी रूटीन की लाइफ में, अगर गेम छोड़ी हुई भी है तब भी हम उसकी रूटीन की लाइफ में उसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ से नवाजा है। तो मैं व्यूअर्स को इस चैनल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मुर्तज़ा शेख साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस इंटरव्यू के लिए चॉइस किया और मैंने अपनी खुशकिस्मती समझी कि इसको इस व्यूअर के हिसाब से इंटरव्यू दूँ तो बच्चों तक जो है हमारी अहमियत उजागर हो जाए। रही बात बच्चों की
तो बच्चे दोबारा आखिर में ये कहूँगा कि कोई बच्चा दूसरी बच्चे की जगह आकर नहीं खेल सकता। ये नहीं कि सर्टिफिकेट किसी एक के नाम का है और दूसरा आके उस जगह पर खेल जाएगा। ये स्पोर्ट्स है, ये गेम है। अगर अब्दुल वहीद, लाला अब्दुल वहीद का नाम आया है क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग में, तो उसकी जगह पे कोई और बॉलिंग नहीं कर सकता, तो उसको अपनी परफॉर्मेंस खुद देनी है। खुद देनी है तो मतलब ये है कि उसको परफॉर्मेंस तब देनी है जब वो खुद अपने आप को मुकम्मल तौर पे प्रिपेयर्ड करेगा हर लिहाज से, हर चीज़ से, कि मेरा मुकाबला किसके साथ है, आगे मुझे कैरियर में जाना है। बाकी कामयाबी और नाकामी ये सब एक ज़िंदगी का हिस्सा है और अल्लाह ताला उसी को ज़्यादातर कामयाबी से हमकिनार करता है कि जिसकी अपनी एक मेहनत जफाकश की होती है। बाकी हार में भी इतनी चीज़ लिखी होती है अल्लाह की तरफ से कि ये हार एक सबक होती है कि हमने कहाँ कोताही की थी, कहाँ कमी पेशी थी, उसको उस पर वर्कआउट करके, उसके वर्कआउट पे उसको दूर करके, उस चीज़ को हटाकर फिर उस पर आगे बढ़ा जाता है और पिछली चीज़ भुला के आगे बढ़ा जाता है। तो आप लोगों को मैं एक दफ़ा दोबारा कहूँगा कि आप मेहरबानी की करें कि स्पोर्ट्स के साथ, किसी भी गेम के साथ गेम में न लग जाएं, अपना वक्त ज़ाया न करें गेमों के अंदर, और फ़िज़िकल एजुकेशन की तालीम को हमकार करें, उसको देखें, उसको चैनल्स पे देखें, उसको सर्च करें गूगल में। फ़िज़िकल एजुकेशन हर जगह पे आपको मौजूद मिलेगी, तो आपके लिए एक बेहतरीन राह हमवार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिल से, बहुत बहुत।